एक और क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहा है कि इस दौरान में जब एक लेडी प्रोबेबली 45 एंड अबव एज की है एंड शी इज़ गोइंग थ्रू पेरीमेनोपॉज, क्या चांसेस हैं उनकी प्रेगनेंसी के? सो दैट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें होती है, हालांकि वो बहुत ही हैवॉक वाली है, बहुत ही एबनॉर्मल है, कभी भी आती है कभी भी जाते हैं, पर 25% ऑफ दोज साइकिल्स आर स्टिल ओव्यूलेटरी। मतलब वो 100 में से 25 साइकिल में आपके अंडाशय में से अंड बीज निकलते हैं, तो वो अंड बीज स्टिल चांसेस कि आपको प्रेगनेंसी रह जाए। सो फिर भी इसीलिए वो टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत रहती ही है। सो अगर वो हम ऐसा सोचे कि नहीं मेरी साइकिल्स इरेगुलर हो गई है, 2 महीने पे आती है, 3 महीने पे आती है, तो मुझे कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मेरे एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है वो 40-45, आई हैव सीन पेशेंट्स गेटिंग प्रेग्नेंट एट 49 ईयर्स ऑफ एज, राइट। वो इसीलिए होता है क्योंकि तब हमारी साइकिल्स डिस्पर्स रहती है, हमको खुद को याद नहीं होता है। वो बहुत जायज़ होता है कि पीरियड्स नहीं आया, ओके मेनोपॉज है, पर वो कभी कभार एक प्रेगनेंसी भी निकल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए वो टाइम पे कॉन्ट्रासेप्शन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। हमारे एक कस्टमर हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, शी इज़ गोइंग थ्रू मेनोपॉज बट, तो उनको ये क्वेश्चन था, वो जब भी उनको पीरियड्स होते हैं उसके पहले एंड उसके बाद, पीरियड्स के दौरान नहीं, उसके पहले और उसके बाद उनको ब्राउन डिस्चार्ज होता है। ओके तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या ये चीज़ सही है, एंड अगर नहीं है तो वो क्या कर सकती हैं इसके बारे में? ओके, सो ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड से पहले होना एक नॉर्मल फिनोमिनन हो सकता है। अगर आपका ब्राउन डिस्चार्ज सिर्फ डिस्चार्ज है, अगर वो डिस्चार्ज में से कोई भी बदबू आती है, इफ़ इट इज़ एसोसिएटेड कि आपको हल्का सा भी बुखार आ रहा है, आपको पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है, तो दिस कैन बी साइंस कि आपको कोई नीचे इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसका पार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल आपको आपकी हाइजीन बढ़ानी है। हाइजीन में मैं एक टिप सारी फीमेल्स को देना चाहूँगी कि बहुत सारी फीमेल्स को मैंने से देखा है, व्हेन आई आस्क कि आप प्राइवेट पार्ट्स को वॉश कैसे करते हैं, दे से मैडम साबुन थी। सो या साबुन से आपको वॉश नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो वजाइनल पीएच है और जो साबुन की पीएच है वो मैच नहीं करती है। जो भी बैलेंस पीएच वाले वॉशेस है वो आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर क्लीन वाटर इज सफिशिएंट, बिकॉज आपका वजाइना एंड प्राइवेट एरिया सेल्फ क्लिनजिंग ऑर्गन है। सेकेंड चीज़, आपको सन ड्राइड पैंटीज़ पहननी है जो प्रॉपर सूखी हो, बिकॉज हमको कोई भी मॉइस्चर नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये सारे आपके हाइजीन के टिप्स फॉलो कर सकते हो। एंड थर्ड इज़ हाइड्रेशन। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, मिनिमम दिन में 2 से 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इनटेक आपको होना ही होना है। वो सब रहेगा तो आपकी पेरिनियल रीजन की हेल्थ ऐसे ही अच्छी रहेगी, और आपको पीरियड्स के बाद भी लंबा ब्राउनिश डिस्चार्ज प्रोलॉन्ग रहता है, जिसमें से हल्की सी भी बदबू आती है, या तो फिर वो कॉटेज चीज़ जैसा अपीयरेंस है आपके डिस्चार्ज का, तो इट कैन बी साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जिसको आपको दिखाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन लेना चाहिए। ओके डॉक्टर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज के दौरान क्या ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हमको मदद करती हैं? बाय ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हम बोलते हैं आयुर्वेदा या फिर होम्योपैथी या फिर योगा, कुछ भी अगर हम ऐसी चीज़ें लेना चाहें, हमको किस तरीके से वो मदद कर सकती हैं? या सो दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज आधी से ज़्यादा चीज़ें उसमें ही कवर हो जाती है। आपको मेडिसिन की अननेसेसरी आवश्यकता नहीं रहती अगर आप ये सब फॉलो करो तो उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी। एक है हर्बल, एक है आयुर्वेदा, एक है योगा। सो बाय हर्बल मैं वो भस्म चूर्ण उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। सो फॉर मी हर्बल इज़ योर किचन मैनेजमेंट। हाउ अ लेडी मैनेजेस हर किचन विल टेल हर अबाउट होल फैमिलीज हेल्थ। सो ये सिर्फ मेनोपॉज के लिए नहीं, ओवरऑल भी आपकी हेल्थ आपके किचन से ही डिसाइड हो जाती है कि आपका किचन कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्पेसिफिकली हमको पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल फेज़ में अवॉइड करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, पर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ क्या नहीं खाना चाहिए। सो टू मच ऑफ शुगर एंड सॉल्ट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड। सो अगर हम बात करें कि इतना ज़्यादा शुगर क्यों मना कर रहे हैं, तो शुगर इज़ अ फूड जो आप बॉडी में लोगे उसके बाद तुरंत बाद इंसुलिन स्पाइक्स होता है, वो आपकी पूरी बॉडी में हैवॉक करवाता है, राइट। सो इसीलिए हम शुगर को कम रखना चाहते हैं। अभी शुगर कम वाले फूड्स होते हैं उसको हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, और जो भी शुगर हाई होती है उसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बोलते हैं।
तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आपकी बॉडी के लिए ये एज में सूटेबल ही नहीं है, तो वो आपको अवॉइड करना है। आप कोई सा भी बाहर का फूड ले लो जो प्रोसेस्ड है, रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, बाहर के आटे हैं, पिज़्ज़ा की ब्रेड है, सैंडविच की ब्रेड है, भले वो आटा ब्रेड हो फिर भी आपको नहीं कंज्यूम करना है वो, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें है, जैसे कि सिंग भुजिया है, चिप्स है, स्नैक्स है। बहुत सारी फीमेल्स एज में स्नैकिंग एंड मंचिंग करती है, तो वो उनको अवॉइड करना चाहिए। सो इज़ राइटली सेड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर गुड फूड। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपके गट में इन्फ्लामेशन, गट मतलब यानी कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो भी आपकी होजरी है, जठर है, वो सब में इन्फ्लामेशन कब होगा। और गट की हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो फिज़िकल अच्छे खाने से ना ही आपके फिज़िकल सिम्टम्स बट आपके मेंटल सिम्टम्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। सो आपको अच्छा खाना ये फेज़ में बेहद ही ज़रूरी है। ये एक ऐसा पावरफुल फेज़ है आपके लिए जहाँ पे आपको स्टेप अप करना है आपकी हेल्थ के लिए, राइट। और उसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंस दें कि क्या खाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते, पर दैट इज़ समथिंग नोन एज फाइटोएस्ट्रोजन। जो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो गया है मेनोपॉज के कारण, तो हम ऐसा कौन सा डाइट एक्वायर कर सकते हैं जिसमें हमको बाहर से थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन मिलता रहे। तो वो ईस्ट्रोजन आपके फिजिकल सिम्टम्स और आपके मेंटल सिम्टम्स को थोड़ा हद तक कंट्रोल में रखेगा, राइट। सो उसको बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजेनिक फूड। तो उसमें आता है आपका फ्लैक्स सीड्स है, अलसी का बीज जो आप बोलते हो, विच इज़ वेरी पॉपुलरली फेमस इन इंडिया, वो जो मुखवास में लोग खाते रहते हैं। सो आपको फ्लैक्स सीड्स जितना बने उतना ज़्यादा खाना है। देन देयर इज़ फेनुग्रीक सीड्स, सिसाम सीड्स, तिल जिसको बोलते हैं, तिल आपको आपकी डाइट में इंट्रोड्यूस करना है। उसके अलावा मिलेट्स है, होल ग्रेन है, बाजरा है, ज्वार है। आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसके लिए बहुत चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, मिलेट्स आपको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करो, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन। यस, सोयाबीन है, अभी आजकल सोयाबीन से डिराइव्ड सोया मिल्क मिलता है विच इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, वो उसमें भी ईस्ट्रोजन रहता है। उसके अलावा चिकपीस है, छोले चना वाले चना जो होते हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक ईस्ट्रोजन होता है। उसके अलावा लेंटिल्स है, और आपको बेसिकली अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। उसके साथ साथ मेनोपॉजल वाली एज में आपके बोन्स वीक होने स्टार्ट होते हैं, तो आपको ऐसे सारे फूड्स लेने जिसमें कैल्शियम भी भरा पड़ा है, जैसे कि रागी के आटे की रोटी आप खा सकते हो। सो रागी है, बनाना है, वो सब आपको आपके डाइट में इनकलकेट करना है। नाइस। एंड ये सारे ऑप्शंस इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हैं बिकॉज ये हमको सब रेडिली अवेलेबल हैं। मतलब एंड इंडियन डाइट में ये बहुत आराम से हम खाते भी हैं चीज़ें। तो ये हमारी बात हुई हर्बल रेमेडीज़ की, राइट। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस है आयुर्वेदा एंड योगा। सो आयुर्वेद बेसिकली एक होलिस्टिक साइंस है, जिसमें वो लोग मानते हैं कि आपकी बॉडी की 3 टाइप की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। सो उनका मानना है कि जब भी आपका मेनोपॉजल फेज आता है तब आपका वात दोष बढ़ जाता है, बेसिकली ब्लोटिंग, गैस जो बोलते हैं, पेट में अपच होना, इनडाइजेशन होना, जिसको हम वात बोलते हैं, तो वो वाला फेज बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद में सिर्फ पाउडर्स या चूर्ण से ज़्यादा ही है कि वो आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। आप क्या खाते हो, आप कब सोते हो, आप क्या सोचते हो, वो एक पूरा होलिस्टिक साइंस है। और उसके अलावा आयुर्वेद में थोड़े सप्लीमेंट्स हैं, लाइक शतावरी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जो आपके फीमेल्स के हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। पर वो सारी चीज़ें हैं, वो कौन से डोज में लेनी है, कौन से ऑथेंटिक वे में लेनी है, उसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करते हैं योगा की, तो योगा फॉर मी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल फीमेल्स, क्योंकि योगा जो फीमेल्स ने पहले भी किया होता है उनका फिजिक इतना अच्छा होता है कि वो मेनोपॉज के सिम्टम्स को बहुत ग्रेसफुली कैरी कर पाती है, राइट। और योगा अगर आपने चालू नहीं किया है तो दिस इज़ द राइट एज, आपको करना ही चाहिए। योगा है वो आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी माइंड को भी एक्टिवेट रखता है। ये कोई भी एक्सरसाइज करने से बॉडी में हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, वो फील गुड वाले हार्मोन्स होते हैं। तो आपको ना ही सिर्फ अच्छा रखेंगे, आपके वेट को कम रखेंगे, उसके साथ आपको हैप्पी एंड एक्टिव भी रखेंगे, राइट। सो योगा इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। योगा के साथ साथ आई विल ऑल्सो रेकमेंड फीमेल्स कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपसे हो पाए तो दैट इज़ वेरी नाइस सब्स्टिट्यूट।
जिम में अगर आप ना भी जा पाओ, आप थोड़े मोटे डंबल से या आपके बॉडी के वेट से आप घर पे भी एक्सरसाइज करो, जिसको हम कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं, राइट। अगर आप वो भी इनकलकेट करो आपके डेली रूटीन में तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। उसके 2-3 रीज़न है। क्यों? क्योंकि जो अपना मसल्स होता है वो अपनी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करता है, और मेनोपॉज में क्या होता है, मसल वेस्टिंग होता है। तो आपके पास ऑलरेडी वो मसल लूज़ हो रहे हैं और आप बिल्डअप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ। पर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल्स की भी पावर, आपका मसल्स का भी पावर मेंटेन रहेगा, और उसके साथ ही आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट्स में जो लचीलापन रहता है वो भी सब मेंटेन रहेगा, राइट। तो आप योगा, प्राणायाम में स्पेसिफिक एक शीतली प्राणायाम है, एक अनुलोम विलोम है, जो स्पेसिफिक मेनोपॉजल फीमेल्स को हम बोलते हैं करने के लिए। योगा और प्राणायाम तो करना ही करना है, पर उसके साथ आपको एक आदत डालनी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप रूटीन में प्रैक्टिस करो। अभी दिक्कत क्या आती है ये एज वाली फीमेल्स को, कि वो लोग मान लेते हैं कि हाँ हमारी बॉडी फैट बढ़ गई है, ये तो मेनोपॉज का पार्ट है। तो उन लोगों ने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं मोटी हो रही हूँ, दैट इज़ नॉर्मल। हाँ वो नॉर्मल है, आप एक्सेप्ट करो, पर उसके ऊपर आप वर्कआउट भी करो, राइट। सो आपको एक्सेप्टेंस तो लाना ही लाना है आपके फिजिकल और मेंटल अवेयरनेस के लिए, पर आपको साथ में उसको बेटर कैसे कर सकते वो हमेशा सोचना है और उसके ऊपर एक्ट भी करना। हमने बात करी कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आज के टाइम पे एक चीज़ बहुत हम सुनते आ रहे हैं, विच इज़ HRT, विच इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट। क्या ये ज़रूरी है? ये कितना ज़रूरी है विमेन में? एंड इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स। हाँ, सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या है कि आपके शरीर के जो हार्मोन्स है, जो अंतःस्राव है, वो कम हो गए और आप बाहर से वो हार्मोन्स दे रहे हो, उसको इसलिए बोलते हैं हार्मोन रिप्लेस कर रहे हो, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अभी हम बात करें तो ये सारी फीमेल्स में ज़रूरी नहीं है, वो आपकी पेशेंट प्रोफाइल क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, वो देखने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। तो जनरली मेरे पास जो फीमेल्स आती है, जो पेशेंट्स आती है जिनको एक्सेसिव हॉट फ्लैशेस होते हैं, एक्सेसिव नाइट स्वेट्स होती है, या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिटोरियोरेटेड बिकॉज जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ डिटोरियोरेटेड बिकॉज ऑफ दिस नाइट स्वेट्स, कि उनकी रात की नींद ही ख़त्म नहीं हो रही, उनको रात में 3, 4, 5, 6 बार जागना पड़ता है बिकॉज ऑफ द हॉट फ्लैश। तो वो सारे पेशेंट्स हैं, वो आइडियल कैंडिडेट्स हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के। अभी आपको वजाइनल ड्राइनेस एक्सेसिव है कोई फीमेल को, तो उसको हम लोकल एप्लीकेशन या फिर कोई लोकल क्रीम्स दे सकते हैं जो हार्मोन रिप्लेस कर सके, पर वो लोकली है, तो उसको सिस्टमेटिक हार्मोन्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि उसके प्रोज तो है, साथ साथ में उसके कॉन्स भी बहुत है। तो प्रोज क्या है कि एक आपके जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं, वो फिज़िकल सिम्टम्स को काफ़ी हद तक HRT लो कर देता है। क्या है, जैसे हमने बात की कि वो हॉट फ्लैशेस को, नाइट स्वेट्स को कम करता है, उसके साथ साथ वो आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो जो फीमेल्स होती है जिसको ओस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स वीक हो जाना है, बोन्स वीक होने के कारण उनको इजीली फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं, या फिर उनको कोई फैमिली हिस्ट्री है ओस्टियोपोरोसिस की, या मेनोपॉज में पड़ गए, गिर गए, उसके कारण कोई बोन्स में फ्रैक्चर हो गया, ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें एक हम कंसिडर कर सकते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके अलावा वो आपकी लिपिड प्रोफाइल है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मतलब आपके हृदय की हेल्थ को अच्छा रखता है। आप में जो भी हार्ट अटैक्स आने के चांसेस होते हैं वो जनरली आपने देखा होगा फीमेल्स में 45 के बाद होता है, क्योंकि तब तक 45 तक अपने हार्मोन्स होते हैं वो उसकी टेक केयर कर लेते हैं, पर उसके बाद ही हमारे में हार्मोन्स वो डेफिसिट होना चालू होते हैं, राइट। तो उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक अच्छा रोल प्ले करती है। अगर उसके डिसएडवांटेजेस या उसके कॉन्स की बात करें तो उसमें माइल्ड से लेके सीवियर तक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स लाइक वेट गेन है, मूड चेंजेस है, ब्रेस्ट पेन है, ऐसे सब माइल्ड सिम्टम्स ऑब्जर्व हो सकते हैं, वो सब ठीक है, उसकी मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। पर जो सीवियर सिम्टम्स है, अगर कोई पेशेंट है जिसको फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है और उसको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन वाली हमने HRT दी है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क तक बढ़ सकता है। ओके। और अगर कोई पेशेंट है जिसका यूट्रस इंटैक्ट है, जिसको यूट्रस रिमूव नहीं करवाया है, पर आप सिम्टम्स को थोड़ा सा कम करने के लिए हार्मोन्स दे रहे हो, तो उसमें ईस्ट्रोजन कंपोनेंट के कारण यूट्राइन कैंसर तक भी हो सकता है। उसके अलावा ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वो आपके ब्लड को क्लॉट करवाती है,
तो उसमें डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक, जो पैरालिसिस बोलते हैं, मगज का लकवा, वो तक के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे मेरा टेक अवे मैसेज वही है कि वो ओवर द काउंटर ड्रग बिल्कुल ही नहीं है। वो आपके सिम्टम्स को देखने के बाद आपको अगर लोकली हार्मोन से काम चल जाता है तो वो ही देंगे, पर अगर उसके बाद भी आपके सिम्टम्स ऐसे हैं तो ही आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि HRT इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, एंड अगर हमको लेना भी है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर टेकिंग HRTs, बिकॉज अगर हमने बाय एनी चांस किसी भी गलत तरीके से उसको ले लिया तो देयर विल बी अ लाइफ थ्रेटनिंग इशू दैट प्रॉब्ली वी विल फेस। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमको बहुत सारी फीमेल्स ने पूछी है वो ये है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, ये कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी कि हम अपनी हेल्थ को सही रखें, वी ऑलवेज वेयर द राइट क्लॉथ, कीप इट वॉश्ड एंड स्टफ। उसके अलावा कुछ है जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम जो बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं उनको क्योर कर सकते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि बार बार यूरिन इन्फेक्शंस फीमेल्स में क्यों होते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट कि पेरीमेनोपॉजल मेनोपॉजल फीमेल्स में, इन जनरल भी आप देखोगे कि मेल्स को जितना यूरिन इन्फेक्शन होता है उससे 3 या 4 गुना कॉमन फीमेल्स में होता है। तो वो क्यों होता है? सो देयर आर 2 to 3 फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर्स एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। एनाटॉमिकल फैक्टर्स में कि जो अपना फीमेल का यूरेथ्रा है, जो भी अपनी यूरिन वाली रीजन है, वो छोटी होती है एंड वाइड होती है। जो बेसिकली फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है एंड वाइड होता है। सो बेसिकली कोई भी चीज़ शॉर्ट है और चौड़ी है और वो बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कांटेक्ट में है, तो आपके बैक्टीरिया इजीली ट्रैवर्स करके यूरिनरी ब्लैडर में जा सकते हैं, कोलोनाइज कर सकते हैं और आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जहाँ से अपने यूरिन होता है, वो वाली जगह और पॉटी वाली जगह, एनस जिसको बोलते हैं, वो बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में होता है। जिसके कारण जो फीकल नॉर्मल फ्लोरा है इकोलाई करके, उसका भी बार बार ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम एनस टू यूरेथ्रा एंड कैन लीड टू यूरिनरी इन्फेक्शंस इन फीमेल्स। सो वो 2 से 3 एनाटॉमिकल फैक्टर्स है जिसके कारण फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके अलावा अगर कोई फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए डायाफ्राम यूज़ कर रही है, ल्यूब्स यूज़ कर रही है, उसमें भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन भी यूरिनरी इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। या और उसके अलावा है कि आप होल्ड कर रहे हो आपके यूरिन को फॉर काफ़ी लंबे टाइम, आपको यूरिन करना है या आप काम में भूल जा रहे हो, आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है जिसके कारण आप अवॉइड कर रहे हो यूरिनेट करना, तो होल्डिंग यूरिन इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनरी इन्फेक्शंस होगा। उसके अलावा जब हम हमारी इंटीमेट केयर की बात करते हैं तो हम या तो डिफिकेशन के बाद या तो फिर यूरिनेशन के बाद कोई कॉटन क्लॉथ या वाइप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको आगे से पीछे वाइप करना है, ना कि पीछे से आगे। दैट इज़ हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर फीकल फ्लोरा टू द यूरेथ्रा। सो आपको आगे से पीछे वाइप करना है, पीछे से आगे वाइप नहीं करना है, राइट। उसके अलावा थोड़े फैक्टर्स है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में या फिर कहीं भी सोप्स यूज़ कर रहे हो, बबल बाथ आजकल बहुत चल रहा है, ल्यूब्स है, फ्रेग्रेंसेस है, कोई भी सेंटेड परफ्यूम्स है, वो आप वो वाली जगह पे यूज़ करते हो, तो वजाइना की जो pH है वो ऑल्टर हो जाती है और जो हमारे नॉर्मली जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो आपको इम्यूनिटी देते हैं, वो सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए।